नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 के कार्यक्रम जिंदगी की किताब में, जिसमें हम कोई ना कोई ऐसी शख्सियत को लेके आते हैं जिनसे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहनलालगंज से विधायक अमरेश कुमार रावत जी, जिनसे उनके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उनको जो तकरीबन अपने क्षेत्र में 2.25 साल हो चुका है उसमें आज तक उन्होंने क्या काम कहा और कैसा उनका अभी तक का जो सफर रहा है वो किस तरीके से रहा है। तो सबसे पहले तो हम अमरेश जी, आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी अमरेश जी, आप पहले तो थोड़ा बहुत अपने बारे में हमको बताएं कि आज तक मतलब आपका किस तरीके का कैसा क्या सफर रहा है। हमारा राजनीतिक सफ़र जो रहा है, हमने जो पहले देखा करते थे विधायक सांसद लोग हुआ करते थे, जिनसे लोग मिलने के लिए तारीखें लेते थे, मिल भी नहीं पाते थे, और क्षेत्र में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफिया राज व्याप्त था, जिससे आर्थिक कमज़ोर लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिलती थी, तो उसमें हम अक्सर देखते थे हमारे माननीय मंत्री जी, केंद्रीय राज्य मंत्री जो हमारे सांसद कौशल किशोर जी हैं, ये जो है जुल्म के खिलाफ और गरीब लोगों के पक्ष की लड़ाई लड़ा करते थे। तो उसी मुहिम को देखते हुए हमारे अंदर भी ये विचार आते थे कि कब ऐसी सरकारें आएँ, कब ऐसा मौका आए जो मैं भी सांसद जैसे विधायक बनने का अगर मौका मिले तो मैं लोगों की लड़ाई लड़ूं और उन समस्याओं का निस्तारण कराने का काम करूं। ये विचार आते थे, निरंतर लोगों से मिलते मिलाते रहते थे, समस्याएं सुनते थे, बात करते थे। ये मेरा अक्सर विचारधारा रहती थी। अच्छा, तो आपका शुरुआत से ही आपका इंटरेस्ट ये राजनीति में रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि राजनीति में आके हम लोग जो हैं मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हाँ, ये असल में हमने 1992 में बाबूजी जो कल्याण सिंह जी थे, हमारी मुलाकात हुई और मुझको बहुत अच्छा लगा। तब से ही हमारे निरंतर मिलते मिलाते रहते थे, जाते रहते थे। तभी से राजनीति में आने का सबसे ज़्यादा मन हुआ कि लोगों की समस्याएं इस राजनीति में आकर के ही दूर की जा सकती हैं, और कभी ऐसा हो जो पूरे देश में और प्रदेश में, क्षेत्र में अमन चैन हो और भाईचारा कायम हो। ऐसी स्थिति कभी क्या आएगी, ये केवल सोच बनी रहती थी कि कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसे लोग आएंगे जिससे देश और प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी, अनुकूल और बेहतरीन हो। ऐसा मन में सोचा करते थे। खैर, मुझे अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी से, मैं 2022 का चुनाव लड़ा, टिकट मिला और बड़ी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। हमारे क्षेत्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जितने भी सब लोगों ने थे, रात दिन की मेहनत, ये जीत उन सब लोगों की जीत है, ऐतिहासिक जीत है, जो प्रदेश विधानसभा 176 मोहनलालगंज में पहली बार आज़ादी के बाद कमल खिलाने में कामयाब हुए लोग, और मेरे ऊपर आशा और विश्वास करके विधानसभा पहुंचाने का काम किया। मैं सदैव उन लोगों का ऋणी रहूँगा और मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता रहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, आशा और विश्वास किया है, उनकी आशाओं पे और विश्वास पे हमेशा हम सही और सच्चे उतरने का प्रयास निरंतर मेरे दिमाग में रहता है। और ईश्वर से भी कामना करता हूं, भगवान श्री रामचंद्र जी से भी आराधना करता हूं कि मेरे मन में यही हमेशा रहे कि मैं लोगों के विश्वास को कायम रखूं और उनकी सोच पर और उनके जो आशा और विश्वास किया उन पे हमेशा सही और साबित हूं और खरा उतरूं। ये प्रयास रहता है मेरा हर समय। अच्छा, आपकी अगर राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो किस तरीके की राजनीतिक विचारधारा पे आप ज़्यादा मतलब अपना ध्यान देते हैं? राजनीतिक विचारधारा मेरी ये रही कि जिस तरीके से मैं चाह रहा था क्षेत्र में
अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज की स्थापना हो। और जिस तरीके से अत्याचार थे और कार्य नहीं होते थे, ज़मीन पे विकास कार्य भी नहीं होते थे और पीड़ित लोग परेशान रहते थे, एक विधायक से मिल नहीं पाते थे, सांसद से मिल नहीं पाते थे, ये मैंने केवल सीखा माननीय कौशल किशोर जी से। वो निरंतर जनता से आज केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, लेकिन जरा भी उनके अंदर भेदभाव नहीं रहता है। हर कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति उनसे मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है, उन्हीं की मुहिम में। और ये हमारी सरकार की भी मंशा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज की स्थापना करने में हमारे महाराज जी सफलता हासिल की है, ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। जिस तरीके से क्षेत्र में अमन चैन दिखने लगा है, उसी मुहिम में हम लगातार लगे रहते हैं। कभी भेदभाव नहीं रहता। हम लोग बैठते हैं तो एक समान सारे लोगों के बीच में उठने बैठने का भी मेरा एक वो रहता है कि कभी मेरी कोई कुर्सी अलग नहीं होती है। जिस तरीके से आम जनता के साथ बैठना, उनकी समस्याएं सुनना, ताकि वो खुल के अपनी बात कह सके। लोग पहले क्या करते हैं, ज़्यादातर पहले करते थे, अब भी जो लोग करते होंगे कि अपने आप को विधायक नहीं एक बहुत बड़ी स्थिति बना देते थे कि सामने आने में लोग, कमज़ोर लोग डरते थे कि यार मैं विधायक से कैसे मिल पाऊँगा, बात करने में कपकपाते थे। लेकिन उन सब चीज़ों की मैं मुक्त करते हुए एक नई पहल किया है अपने क्षेत्र में। सभी लोगों से सरलता से मिलने का, बात करने का, उनकी बात सुनने का, उनकी समस्याएं सुन करके उनकी समस्याओं का निस्तारण कराने का काम करता हूं। और जन चौपाल प्रत्येक गांव में, ग्राम पंचायत में जन चौपाल लगा करके मैंने इस संबंध में माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से भी बताया। वो भी इस चीज़ से खुश हुए कि सबका ध्यान रखिए, निरंतर क्षेत्र में जनता से मिलिए, जनता के काम करिए और जो भी ऐसी समस्याएं हों मेरे यहाँ भी एक भेजिए और डीएम साहब को दीजिए। मैं उस कड़ी पे बराबर काम करता हूँ और जनता काफ़ी खुश है। जनता के अंदर ये नहीं लगता है, उनको ये लगता है कि यार विधायक, लगता ही नहीं कि आप विधायक हैं हमारे बीच के। मैंने ये वादा किया था कि हम आपके बीच में भाई और बेटे के समान रह कर के काम करेंगे। उसी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार ने प्रदेश से गुंडा और माफिया राज का खात्मा किया है, उसी पहल में विकास कार्यों में निरंतर हम बढ़ोतरी करने का काम करते हैं। लोगों के बीच में भाईचारा कायम हो, उनको ये लगे कि सरकार कुछ अच्छा बेहतर कर रही है, विधायक हमारा कुछ अच्छा बेहतर कर रही है। क्योंकि चुनाव से पहले हम देखते थे हमारे क्षेत्र में कार्य नहीं हुए थे, बहुत स्थिति खराब थी, जर्जर रोडें थी और लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन आज की स्थिति में काफ़ी हद तक हमने रोडें बनवाई हैं। सदन में प्रश्न उठाएं, जैसे कि हमारे क्षेत्र में 2 फायर ब्रिगेड मंजूर हुए, दोनों ब्लॉकों में एक एक, क्योंकि किसानों की एक बड़ी समस्या थी। जब गेहूं की फसल कभी आग लग जाती थी तो पीजीआई से आने में बड़े समय लगती थी। आग बुझाने वाली जो मोटर आती थी उससे लोगों की फसल जल जाती थी, कोई राहत नहीं मिल पाती थी। सरकार से हमने आग्रह किया, सरकार ने उसको मंजूर करके कार्य चल रहा है, बहुत जल्द ही स्थापित हो जाएगा। और इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र में जो रोडों की बड़ी स्थिति खराब थी, तो 175 रोडें सरकार ने मंजूरी दी। उसमें काफ़ी हद तक बन गई हैं, काफ़ी बन रही हैं। आने वाले समय में सब बहुत अच्छी रोडें बन के तैयार होंगी। जनता इससे बहुत संतुष्ट है और यही मैं चाहता हूं कि निरंतर कार्य होते रहें, जनता को सहूलियत मिलती रहे और आपस में प्रेम भाव बना रहे। अच्छा अमरेश जी, आपने अभी बताया जैसे आपके प्रेरणा स्रोत, आपने कौशल किशोर जी को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं, तो ऐसी क्या खास बात आपको लगती है, क्या खासियत ऐसा उनका लगता है जिस वजह से आप उनको अपनी प्रेरणा मानते हैं? ये सबसे बड़ी खास बात लगती है, उन्होंने कभी अपना एक अलग केबिन नहीं बनाया विधायक होते हुए,
और सांसद होने पर भी और मंत्री होने पे हमने कई जगह देखा, कई अन्य हमारे मित्र भी ऐसे विधायक हुए, सांसद हुए, हम मिलने गए तो जनता दूर बैठती है, वो अलग अपना केबिन बना के बैठते हैं, अलग कुर्सी अपनी रखते हैं, जब वो कहते हैं तब दूसरा व्यक्ति अंदर जाता है। हमने देखा हमारे यहाँ माननीय कौशल किशोर जी के यहाँ आम तौर से आदमी अपनी बात कहने के लिए जाता है, अंदर सीधे चला जाता है, कोई रोक ठोक नहीं, कोई कमरा नहीं बंद होता, कोई उनकी बैठने की स्थिति कोई अलग तरीके से नहीं होती है। इसलिए उनको हमने प्रेरणा स्रोत माना। इसलिए गरीबी को हमने देखा है। हम 1996 में 800 रुपये की नौकरी करके और आज यहाँ तक अपनी बड़ी ईमानदारी से कार्य करते हुए यहाँ तक आए हैं। पूरे जीवन में एक भी मेरी कोई ऐसी स्थिति नहीं रही कि एक पैसे का मैंने कोई गलत काम किया हो। बड़ी ईमानदारी से, और मैं डंके के चोट पे कह सकता हूँ हर बात को अपनी, कि कहीं भी 1% कोई मेरे को ढूंढ के दिखा दे कि हमारे विषय में कोई गलत हमने गतिविधियाँ की हो पूरे जीवन में। और गरीबी मुझसे ज़्यादा कोई देखा नहीं होगा। मैं उस गरीबी हालत में देखा हूँ कैसी पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को मैंने देखा। माननीय सांसद जी निरंतर सुनते हैं, इसलिए मैंने उनको प्रेरणा स्रोत माना और मैं उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। उन्हीं की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। अच्छा अमरेश जी, आपने वैसे तो अपने क्षेत्र की बात कही और आपने उसमें बहुत ज़्यादा कार्य भी आपने अपने थोड़े बहुत जो भी हमें अपने कार्य गिनाए हैं, साथ ही साथ आप किस तरीके की और समस्याओं को जो आपके क्षेत्र में आपने देखी हैं और क्या क्या चीज़ आप सॉल्व करना चाहते हैं? अभी हमारे क्षेत्र में थोड़ा समस्याएं, जैसे एक नहर की है, एक दो नहरें हैं जो सिंचाई के संबंध में थोड़ी दिक्कतें हैं, वो हमने लिख करके दी है सरकार को। और जिस तरीके से पहले पेपरों में अक्सर निकलता था मोहनलालगंज का नाम, जिस तरीके से कोई न कोई ऐसी घटनाएं डेली हुआ करती थी, लेकिन उन घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। ये हमारी सरकार की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई भी गुंडा माफिया हमारे प्रदेश में नहीं दिखना चाहिए। वो एक भय है लोगों के अंदर, जो निरंतर घटनाएं कम हो रही हैं और काफ़ी सुधार हुआ है। मेरा एक थाना पड़ता है नगराम, उसके अंतर्गत काफ़ी ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन उसमें भी अब कमी आई है काफ़ी। और मैं उस पर निरंतर प्रयास करता हूं कि क्षेत्र में एक ऐसा माहौल व्याप्त हो कि हर आदमी के अंदर एक दूसरे से के प्रेम के भाव पैदा हों और आपस में हिल मिल के रहें। जिस तरीके से लहलहाती हरियाली की फसल आपस में झूमती है, वैसे आपस में लोग मिले और भय मुक्त, नशा मुक्त समाज की स्थापना हो और बहुत अच्छे से लोगों के अंदर प्रेम भाव रहें, कभी एक दूसरे के अंदर वैमनस्यता न पैदा हो। मैंने ये चुनाव में भी कहा था, मैं ये चाहता हूँ, मैं चुनाव जीता तो निरंतर इस पे प्रयास करूँगा कि लोगों के अंदर एक दूसरे के जो वैमनस्यता होती है, एक दूसरे का जो विरोध करते हैं, वो विरोध केवल ऐसा होना चाहिए कि जो सामाजिक गतिविधियां जो गलत कर रहा हो उसके खिलाफ होना चाहिए, ना कि विकास कार्यों पे होना चाहिए, अच्छे लोगों पे भी नहीं होना चाहिए। ऐसा एक माहौल पैदा हो हमारे क्षेत्र में, जो एक मिसाल बने। जिस तरीके से आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतने का अवसर प्राप्त हुआ, उसी कड़ी में हम चाहते हैं कि ये 5 साल ऐसे गुजरे कि कुछ नया तैयार हो क्षेत्र में, अमन चैन और प्यार मोहब्बत से लोग रहें, आपस में भाईचारे के हिसाब से रहें। ये एक कड़ी प्रस्तुत हो जो मिसाल बने आने वाले समय में। बाकी अमरेश जी, आप एक और ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे जिससे आपको लोगों का सपोर्ट हासिल हो? मतलब आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप लोगों से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं ताकि वो आपको सपोर्ट करें? क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके चलते ये है कि जब तक लोगों का सहयोग हमको नहीं मिलता है तब तक हम अपने क्षेत्र में और अच्छा काम नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपने क्या अपने मन में चीज़ें बना रखी हैं? हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो एक ढांचा ऐसा तैयार है, जो हमारे मंडल अध्यक्ष, फिर सेक्टर अध्यक्ष
उसके बाद बूथ अध्यक्ष तक हमारे पूरी टीम है। और हमने अभी जन चौपाल जो लगाना शुरू किया, एक गांव ऐसा देखा जब हम वो जन चौपाल समाप्त हुई, चलने की तैयारी हुई तो मुझे रोका गया कि विधायक जी रुक जाइए, कुछ लोग आपको देखना चाहते हैं। तो हमने कहा हमको देखना चाहते हैं? तो बोले उन लोगों ने विधायक को नहीं देखा, कुछ बुजुर्ग माताएं बहनें थीं, वो आई तो हमारे मंडल अध्यक्ष और सभी जो पार्टी के पदाधिकारी लोग थे वो रोके और उनको बुलाए, बोले देख लीजिए। तो बोले हम ये नहीं जानते थे कि विधायक कैसा होता था। तो मैंने कहा कभी कोई विधायक नहीं आया? कहेंगे भैया कभी कोई यहाँ नहीं आया, बस नाम सुनते थे। तो इसलिए हम गांव-गांव जन चौपाल लगाने का निर्णय लिया और लगा रहे हैं। जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है उससे 2-3 चीज़ें हैं, हम उनकी समस्याएं भी सुन लेते हैं, हमारी उनकी मुलाकात भी हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की तकलीफ़ों की समस्याएं आती हैं और उनको हम दूर कर पाते हैं तो अंदर से बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमने एक नेक काम और किया, एक नेक काम और किया। इससे अंदर हमको आत्मबल मिलता है और बहुत खुशी महसूस होती है। और इसी में जो हमारे पदाधिकारियों के द्वारा एक चैन बनी हुई है, उस चैन को हम अपने से जोड़ते हुए उन लोगों से बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से बैठ करके उन चीज़ों पे बात करते हैं, गांव तक निचले स्तर तक जाने का प्रयास करते हैं पूरा और जाते हैं। और फिर मुझको वो दिन याद आते हैं जो हमारे महापुरुष हुए, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे, चाहे राम मनोहर लोहिया जी रहे, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे। इन लोगों के सपने थे कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते थे, यानी कि जो सबसे गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति था, जिसको कोई नहीं देखता था, उसके प्रति इनके चिंतन थे कि इनके चेहरे पे मुस्कान आए। वो मुस्कान कब होगी? जब उनको अपना निजी मकान होगा पक्का, उनके घर में चूल्हा हो भी जलता हुआ हो, जलेगा तब जब राशन होगा, भोजन की व्यवस्था होगी, कपड़े की व्यवस्था होगी, बच्चों की पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं होंगी। वो सारी चीज़ें हमारी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया। उन सभी महापुरुषों के सपनों को साकार करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने किया। उनको आवास दे करके, गैस सिलेंडर दे करके, शौचालय दे करके, किसान सम्मान निधि दे करके, ये सारी चीज़ें दे करके और स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में किताबें दे करके, उनको ड्रेस दे करके, जूते मोजे दे करके, इस तरीके से उनके चेहरे पे मुस्कान आई और उन हमारे महापुरुषों के सपने साकार हुए। ये बहुत अच्छा लगा। और उसी क्रम में हम नीचे तक जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी भावनाएं, उनका जो जुड़ाव है निरंतर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पक्ष में, देश के प्रधानमंत्री के पक्ष में निरंतर लोगों का एक जुड़ाव है जो कभी टूटने वाला नहीं है। जो ईमानदारी से ज़मीन पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे आदेशित भी रहता है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, कभी मिलिए तो यही कहते हैं कि क्षेत्र में लगातार आप जाइए और लोगों से मिलते रहिए, उनकी समस्याएं सुनिए, और उसी क्रम में हम लगे रहते हैं, कार्य करते हैं। ये जुड़ाव आगे आने वाले समय में प्रभावशाली साबित होगा, यही मैं निरंतर जो है प्रयास मेरा रहता है। अच्छा अमरेश जी, कैसा आपको अब कैसा फील हो रहा है? क्योंकि पहले भी आप एक आम इंसान थे, जो आप भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए लाइन में लगा करते थे और किसी चीज़ के लिए आप गुजारिश किया कर सकते थे, आप कई अधिकारियों के चक्कर लगाते थे, लेकिन अब आपको वो ओहदा मिल चुका है जिसमें अब आपको करने का मौका मिल रहा है। तो आपको इस तरीके से काम करने में, लोगों की सहायता करने में, वो आपका पर्सनल एक एक्सपीरियंस किस तरीके का है और आपको कैसा महसूस हो रहा है इसको लेकर? देखिए, बहुत जो है बेहतरीन लगता है, क्योंकि हमने उन चीज़ों को झेला है। हम जब 800 रुपये महीने की नौकरी करते थे और 1996 में, तो कैसे 800 रुपये में हम अपना परिवार चलाते थे, बीवी बच्चे थे, ये हम ही जानते हैं। और कोई समस्याएं जब उस टाइप से लोग बोलते थे, कोई भी बड़ा आदमी निकलता था तो मतलब सीधे मुंह नहीं बोलता था।
अबे तबे करके और बड़ी अजीब भावना से, बड़ी जो है घूरी हुई निगाहों से देखते थे तो अंदर मन में पीड़ा होती थी। जब लेटते थे तब पीड़ा होती थी कि वाह रे भगवान, ऐसा इंसान आपने बनाया कि एक इंसान रो रो करके घर में रहे और एक इंसान लोगों के ऊपर अत्याचार करता जाए। इस पे मैं बहुत कुछ अध्ययन करता था, मन में सोचता था, विचार आते थे, रात रात नींद नहीं आती थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं निरंतर कार्य करता गया। फिर व्यापार में छोटा व्यापार शुरू किया, मैंने सब्जी की दुकान भी लगाई, फिर मैंने टिम्बर स्टोर खोला, फिर धीरे धीरे ज़मीन का भी कार्य किया, खेती भी की और कार्य करता रहा। लेकिन ईश्वर ने बहुत ही फलीभूत किया मेरी मेहनत को। मैं रात दिन, मैं दिन में गाड़ी चलाता था, रात में खेती के काम, सुबह उठ करके अंधेला होता था तब कुदार फावड़ा चला के जुताई बुआई कर करके फिर मैं नौकरी पे जाता था। उसके बाद फिर रात में मैं खेत में लेटता था। इस तरीके से लोगों ने देखा है मेरी मेहनत को। मैं 18 घंटे मैंने जो है काम किया है, 3-4 घंटे मुश्किल को मैं सो पाता था। उसके बाद पूरा यही चिंतन होता था क्या कभी ऐसे दिन आएंगे कि ईश्वर मैं उन जैसे लोगों की कड़ी में खड़ा होकर के और निचले के जो गरीब लोग हैं उनको सीने से लगा करके कभी कुछ बातें करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन वो अवसर आया और आज मुझे जब वो अवसर आया तो वो दिन भी याद आते हैं। और जब मैं देखता हूँ मुझसे कोई कमज़ोर आदमी और उस टाइप का मिलता है जो पीड़ित, तो उसकी समस्या जब हल होती है तो मुझको अंदर से बहुत आनंद होता है। मुझे लगता है कि आज मैं धन्य हो गया है, जीवन मेरा धन्य हो गया, जो इस टाइप से मैं लोगों के काम आ रहा हूँ और निरंतर मैं इस पे काम करता रहता हूँ। और सबसे बड़ी अगर खुशी मिलती है कि आज मैं वो काम कर पाता हूँ किसी के लिए, तो बेहतरीन जीवन लगता है, सबसे अच्छा लगता है। और क्षेत्र में मैं उन चीज़ों को दूर किया हूँ विधायक बनने के बाद, जिसको हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, ये कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाऊंगा। तो उसी कड़ी में मैं बिचौलियों को दूर रखता हूं हमेशा कि कोई भी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ऐसे सिस्टम बनाए हैं सीधे लोगों को लाभ पहुंचे और सीधे उनकी समस्या दूर हो। तो जो बीच के लोग होते थे, जिनको एक ऐसे शब्दों से दलाल शब्द कहा जाता है, बड़ा ख़राब लगता है, उसी को अगर इंग्लिश में कह दीजिए मीडिएटर हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। लेकिन उन चीज़ों को मैंने दूर किया है, निरंतर प्रयास रहता है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने ऐसी सोच पैदा की है, उसी सोच में हम निरंतर काम करें और उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे क्षेत्र में लोगों का भी जीवन धन्य हो, उन लोगों को खुशी मिले जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, पीड़ित लोग हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, जब मैं किसी की पीड़ित लोगों की समस्या का निदान कर पाता हूँ, उस दिन बड़ी खुशी मिलती है कि आज मैं धन्य हो गया कि मैं किसी की समस्या दूर करता हूँ। कभी मेरी समस्या नहीं दूर होती थी दूसरे लोगों से और मैं परेशान रहता था। 1-2 बार ऐसी स्थितियाँ आई मेरे खेत पे, कुछ लोगों ने, गुंडों लोगों ने उस टाइप से माफिया, और ये मालूम हुआ कि उनके गृह विभाग में बड़े पावरफुल लोग हैं, तो खेत में मेरे कब्जा कर दिए। उस समय एक इंस्पेक्टर मुझसे कहा कि खेत तरफ मत आना वरना टांगे फड़वा देंगे। तो डर भी लगता था, मन नहीं मानता था। फिर हम गए, हमने कहा देखिए पुरखों ने ये कहते थे खेती और बेटी, अगर 2 चीज़ें नहीं बचा सकते हो तो आप शहीद हो जाना ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं मर जाऊं वो अच्छा है। अगर मैं अपनी खेती नहीं बचा सकता हूं तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी लड़ाई हमने लड़ी और आज तक जीवन में एक भी मेरे नाम किसी प्रकार की FIR नहीं है, कभी थाना पुलिस नहीं हुआ। मेरा एक सौम्य और ईमानदारी के उस पे काम करता रहूं। कठिनाइयाँ बहुत मिली लेकिन सफलता भी बहुत बड़ी मिली, जो आज मैं विधायक के रूप में आपके सामने बैठा हूं। और जब मैं पिछली बातें याद करता हूं तो मैं अपने जीवन पे एक किताब लिख रहा हूं
और कभी जब पूरा होगा तो मैं अपने से बड़े लोगों के बीच में वो बात रखूँगा और लोगों में वो चीज़ें पहुँचाऊँगा कि आप भी ईमानदारी से अपने टारगेट को फिट करिए और वहाँ तक जाने में आपको सफलता मिलेगी, पहुँच सकते हैं। क्योंकि जब मैं इस निचले स्तर से यहाँ तक आ सकता हूँ तो तुमको क्या दिक्कत है, जा सकते हो। लेकिन हाँ, अपने अंदर एक धैर्य और त्याग की भावना रखना पड़ेगा। क्योंकि हमने एक बार चुनाव लड़े और 110 वोट से जिला पंचायत का चुनाव मात्र हार गए, इंडिपेंडेंट लड़ गए लोगों को कहने पर। और तो हमने कहा यार जीत जाना चाहिए था, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब फिर नई लोगों की बातें होती थी कि अरे यार क्या हुआ, लोग 2-2 3-3 बार हारते जीतते हैं, फिर ऐसे करके फिर जो है आज मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है जब कहीं दूर लोग चर्चा करते हैं कि अरे यार विधायक जी हमारे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ये नहीं लगता, कोई विधायक वाली रौब नहीं है उनके अंदर। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कभी मेरे अंदर वो रौब भी ना आए, ताकि मैं सामान्य और सरल इंसान बना रहूँ लोगों के बीच में। इससे बेहतर कुछ नहीं। अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि आपकी कोई आपका लीडरशिप एग्जाम्पल आप हमको दीजिए, जो आज तक कोई ऐसा लीडरशिप कोई एग्जाम्पल जैसे आप हैं उसमें आपकी कोई ऐसी क्वालिटी रही होगी, कोई एग्जाम्पल रहा होगा जिसने आपकी क्वालिटी को और हाईलाइट किया गया होगा। हाँ, इसमें देखिए हमारी क्वालिटी को बेहतरीन माननीय मंत्री जी जो हमारे सांसद जी हैं ये जान सकते हैं, क्योंकि लंबा समय हमारा इनके बीच में बीता। और बाबूजी नहीं है ने वो बेहतरीन हमारी उनकी पास हम रहते थे, वो जानते थे, माननीय कल्याण सिंह जी। तो मेरे अंदर कभी ये भाव नहीं रहते थे जैसे आज आप देखते हैं बहुत लोग घुस जाते हैं इससे लोगों को हटाते हुए फ़ोटो खिंचाने के लिए। मैं कभी ये नहीं करता था। मैं निरंतर ये प्रयास अपने मन में चिंतन करता था कि क्या कभी मैं ऐसी स्थिति में आ सकता हूँ कि मैं भी खड़ा हूँ और लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने का प्रयास करें। तो मैंने कभी किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाया। मैं केवल अपने मन में उन चीज़ों को अपनाता था कि इसमें कौन सी बेहतरीन चीज़ें हैं जिनको मेरे अंदर समाहित हों और मैं उस पर चलूँ, उस रास्ते पे चलूँ, और जो गलत हों वो छोड़ देता था हमेशा। और ईमानदारी की और सच्ची राह अपनाते हुए अपने मन से, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी कुछ मैंने किया वो मैंने अपने भगवान को आराध्य मान करके और मैं अपने जीवन को अपने हाथ चलाया हूँ। क्योंकि जितनी कम उम्र में मैं डेढ़ वर्ष का था जब मेरी माता जी एक्सपायर हुई और 12 साल की आयु में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो जो भी जीवन मेरा रहा वो मैंने अपने ही सूझबूझ से चलाते रहे और ईमानदारी से किया। मेरे पास एक भी अगर मेरे घर में ईंट का कतरा लगा है वो ईमानदारी का लगा है, कहीं पे कोई बेईमानी और गलत चीज़ नहीं लगी है। मैंने अपना घर बनाया, ज़रूर छोटा सा बना है, लेकिन उसको मंदिर समझ के बनाया था कि ये हमारे परिवार का मंदिर है। वो सोच मेरे अंदर रही बचपन से ही, उसी पे मैं अपना काम किया। लोगों से सीखने को मिला बहुत कुछ, माननीय कौशल किशोर जी से सीखने को मिला बहुत कुछ। मैं बैठता था कभी कभी उनकी उसमें जाता था, बाबूजी कल्याण सिंह के उसमें। लेकिन फिर बाद में जो है एक लोग और रहे, आईपीएस अधिकारी रहे, ईश्वरदीन रावत जी, वो रिटायर्ड आईपीएस थे, उनके यहाँ मैंने नौकरी किया, बहुत कुछ उनसे भी मैंने सीखा। वो सीख करके ही मैं अपना काम अपने जीवन में करता गया, जो हमारे मन में आया कि हम कैसे आगे बढ़ें कैसे। और मैंने अपने बच्चों को भी बेहतरीन शिक्षा दी। पढ़ाने का जो अधिकारी थे जिनके यहाँ नौकरी करते थे वो कहते थे कि यार तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, इतनी तुम नौकरी कर रहे हो, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। तो मैंने बच्चों को अच्छा पढ़ाया। मेरा एक बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा दिल्ली में,
दूसरा बेटा एमनिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में एमबीए कर रहा, उसकी मार्च में अप्रैल का उसका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो प्रयास है, अच्छा प्रयास रहा, अच्छी सोच रही तो ईश्वर ने भी पूरा किया, लोगों का भी सहयोग प्राप्त होता रहा। तो मुझे कभी ये सपना नहीं था कि मैं विधायक बनूंगा, क्योंकि सोच नहीं पाता था, क्योंकि इतनी बड़ी कोई मेरी हस्ती नहीं थी। मैं तो देखता था कभी चुनाव में जो लोग आते थे उनकी नाम सुनता था, भाई बहुत बड़े आदमी हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो मैं सोचता था कि यार मैं कहाँ पहुँचूँगा। लेकिन मैं बहुत बहुत आभार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लोगों ने हमारे में अच्छाइयाँ देख करके और हमारे इस स्थान पे पहुँचाने का काम करा। मैं उनके लिए जीवन भर जुड़ी रहूँगा। मैं बहुत बहुत उनका आभार और प्रकट करता हूँ कि जीवन भर ये चीज़ मैं नहीं भूलूँगा, क्योंकि इस स्थान पे आने के लिए बड़े बड़े लोग चक्कर लगाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं। अगर ये चीज़ है कहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने की हमेशा सोच रहती है, और ये बहुत ही अच्छी सोच है। अगर कोई गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी जो उस टाइप का है, अच्छे व्यवहार का है, अच्छी सोच है और अच्छे कार्य उसके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में उसको अवसर ज़रूर मिलेगा, ये तय बात है। अच्छा, आगे आपके विजन और मिशन को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि आगे किस तरीके से और आपको क्या क्या करना है? बस आगे हमें यही है कि हमें अवसर प्राप्त रहेगा तो केवल मुझको पहले यह है कि मैं विधानसभा को अपनी कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें एक मिसाल कायम हो, नाम जाए दूर तक, लोग सोचें कि हाँ कोई सच्चा और अच्छा इंसान था जो विधानसभा में एक बड़ा परिवर्तन दिखाया है। मेरा सिर्फ एक ही ये पहला वो है कि जब तक मैं अपनी विधानसभा को बिल्कुल संपन्न, बिल्कुल एक लाइन में लोगों को न परोह दूं, तब तक मेरी मंशा सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। तो उसके लिए आपने कोई विशेष योजना बना रखी है उसको बढ़ाने के लिए? हाँ, मैं योजना बना रखी है, बा ईमानदारी से काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों को अपने विषय में भी बैठ करके बताता हूँ। कभी आप रास्ते से मत भटकिए, आप सही रास्ते पे चलिए। देर है अंधेर नहीं है लोग कहते हैं, और ये सत्य बात है, देर है अंधेर नहीं है। अपने आप को धैर्यवान बनाइए और निरंतर चलते जाइए अपने रास्ते पे। आप एक न एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, इसमें दो राय की बात नहीं है। लेकिन अगर रास्ते से भटक गए तो फिर ये तय बात है कि आपका जीवन बहुत दुर्लभ जीवन होगा, ये अच्छा नहीं होगा। जो लोग रास्ते से भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, वो चंद समय के लिए बेहतर लगता है लेकिन उसका अंत बुरा होता है। और मैं अपनी इन बातों से लोगों को प्रेरित करता हूँ, अपने जीवन शैली से। और जब मेरी बुक कंप्लीट हो जाएगी तब लोगों को पहुँचाने का काम करूँगा कि मेरे जीवन को पढ़िए और उसको अमल करिए तो ज़रूर बेहतरीन आपका जीवन होगा, इसमें दो राय की बात नहीं। बाकी और ये है, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है जो आपको एक अच्छा विधायक बनने में मदद करता है? सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है, और मैं डंके की चोट पे बोलता भी हूँ, कहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं लगता है। मैंने जब ईमानदारी का जीवन जिया है और एक एक चीज़ मेरे पास ईमानदारी की है, तो इसलिए सबसे बड़ा बल जो मुझे मिलता है, आत्मबल, वो ईमानदारी से मिलता है कि कहीं मुझे भय नहीं लगता है। भय तभी लगता है जब लोग गलत काम करते हैं, गलत धन अर्जित करते हैं, किसी दूसरे के हक छीनते हैं, तब उनके अंदर भय रहता है। आज भी मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है कि मुझे कभी कभी मुझसे लोग कहते हैं कि थोड़ा आप वो रहिए, आप तो बिल्कुल सोचते नहीं हैं, विधायक हैं, कोई बात हो जाए। मुझे क्या बात मुझे हो जाएगी यार? मुझे कोई अगर ये सोचे कि इनको मार दूं तो मुझे मार दे, तो क्या पाएगा मार के? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं जीवन में, तो अगर उसको कुछ लगता है तो जो अच्छा लगे वो करे। लेकिन मैं कभी नहीं डरता हूँ कि मुझे कोई ऐसा कर देगा। क्यों कर देगा? मैंने ऐसे कोई काम ही नहीं किए, तो मेरे अंदर डर नहीं रहता किसी प्रकार का। इसलिए मैं चाहता हूँ ईमानदारी का जीवन जिए सभी लोग, ताकि उनके अंदर भय न रहे, डर न रहे। भय वाला जीवन बहुत खराब होता है।
भले ही कुछ आकस्मिक ऐसा हो, लेकिन ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई आकस्मिक ऐसी घटनाएं हों, उसका जीवन अच्छा रहे। सभी लोग मेरी सोच रहती है कि मेरे सामने वाला अच्छा रहे, मुझको तो अच्छा ईश्वर रखेगा जब मैं अच्छा दूसरे को सोचूंगा। ये सोच करके इसी से सबसे बड़ा बल मिलता है और मैं इसी पे चलता रहता हूँ। बाकी विधायक जी ये बताएं, आगे भविष्य में आपका और क्या प्लानिंग है? मतलब विधायकी के बाद भी आपने कुछ अपने लिए निर्धारित किया है कि आपको उस पद पर जाना है, या आगे और कहाँ कितना बढ़ना चाहते हैं? मैंने कभी किसी पद के विषय में नहीं सोचा। मैं विधायक बन गया, लेकिन मैं सोचा नहीं था कि मैं विधायक हो जाऊंगा। ये तो अगर ईश्वर चाहेगा, लोग चाहेंगे तो हो जाएंगे। मेरी आगे कोई सोच नहीं है कि मैं विधायक के बाद कहीं कुछ बन जाऊं। मैं यही बड़ी बात अपने जीवन की समझता हूं कि मैंने जिस निचले स्तर से आकर के और मैं विधायक बन गया, तो मैं अब इसी में बहुत अपने आप को धन्य मानता हूं। और इसके आगे की कोई सोच नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं विधायक रहते हुए मेरी विधानसभा इतनी बेहतरीन बने, लोगों का ऐसा प्यार मिले। और तभी मिलेगा जब हम अच्छा प्यार करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोगों के लिए अपनापन लगेगा। तो जहाँ पे अपनापन है वहीं पे प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं। ये मेरी पूरी विधानसभा में जन जन के अंदर व्याप्त हो, यही मेरी बड़ी उपलब्धि होगी और यही मैं बनना चाहता हूँ। इससे आगे की मेरी वो कोई सोच नहीं है कि लोग सोचते हैं कि मैं मंत्री बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ। कुछ नहीं, बनने से कुछ नहीं होता। आप एक अच्छे इंसान बनो, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और वो मैं बन करके मेरा मन संतुष्ट है। और मैं ये भी कभी कभी अंतरात्मा से बैठ के सोचता हूँ कि मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुझे देखती होंगी, वो लोग भी खुश, मेरे माँ बाप की आत्माएं खुश होंगी कि एक अच्छी दूरी तय किया है मेरे बेटे ने। तो बस मुझको लगता है वो खुश तो पूरा संसार खुश। इसी पहल के साथ मैं अपना काम करता रहता हूँ और निरंतर करता रहूँगा। अमरेश जी, अब आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव बेहतरीन अच्छी वोट से हम अपनी विधानसभा जिता के भेजेंगे और माननीय मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बड़ा जन समर्थन मिलेगा, कहीं से कोई ऐसा संशय नहीं है, क्योंकि जन जन के अंदर भाजपा व्याप्त है और अच्छा जुड़ाव है। अच्छा चुनाव होगा। मैं पूरी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के पक्ष में पूरा वोट करा करके अपनी विधानसभा से ज़्यादा लीड दे करके चुनाव जिता कर भेजने का काम करूंगा। यही मेरी लगन, यही मेरी सोच है। जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ मोहनलालगंज से विधायक अमरेश कुमार रावत जी, जिनसे हमने उनकी आज तक के सफ़र पे बात की। उन्होंने किस तरीके से अपनी योजनाएं बना रखी और किस तरीके से वो आज तक अपने क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। उनका मानना ये है कि कुछ भी बन जाने से काम नहीं होता है, एक अच्छा इंसान बनना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और उनका आगे भी मानना यही है कि मैं बस अपने विधानसभा क्षेत्र जो उन्होंने है उसको और आगे तक मैं बढ़ाता रहूं और उसको जो भी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं वो सब उनको उपलब्ध कराते रहें। ऐसे ही और जानकारी के साथ बने रहिए हमारे साथ TV24 पर। नमस्कार।